खान सर की गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है। कोई कह रहा है कि कोचिंग सील हो जाएगा, वो सलाखों के पीछे जाएंगे। अब इस पेचीदा सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील मेरे साथ मौजूद हैं, महमूद पराचस जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार पहले दो शिक्षकों के बीच में लड़ाई चल रही थी जब से उनके कोचिंग पे हमला हुआ, और उसके बीच में अब अंजना जी आ गई हैं जिन्होंने मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कर दिया। 2 करोड़ की बात आ रही है। पहले तो ये समझेंगे कि क्या वाकई में गिरफ्तार हो जाएंगे खान सर? देखिए, मुझे तो डर है कि हो ही जाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, और अच्छा काम तो आरएसएस और बीजेपी के गलत से उतर ही नहीं सकता। तो वो ख़तरे में तो हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी आपराधिक मानसिकता के लोग हैं। ये मोदी जी तो स्वयं ही जाके इजराइल को अपना फादरलैंड बता रहे थे। तो एप्स्टीन मानसिकता तो इजराइल से ही निकल के आई है, पूरे देश में जो फैली है, पूरी दुनिया में। तो अगर एप्स्टीन मानसिकता वालों के सामने कोई व्यक्ति अगर कोई अच्छा काम कर रहा होगा तो उसको वो शिकार और निशाना बनाते ही हैं। तो मैं काफ़ी चिंतित हूँ खान साहब के लिए। अब तो सर सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, एक तरफ उनके वकील कह रहे हैं कि भाई सिलेंडर नहीं करना है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक हाइप बनाया जा रहा है कि अभी तुरंत हो ही जाएंगे गिरफ्तार। इसको कैसे समझें? अब उनके कौन वकील हैं मैं नहीं जानता, मगर एक ही सलाह है कि बड़े वकील ना करें, वो अच्छे वकील करें। अच्छे और बड़े वकीलों में फ़र्क होता है ज़मीन आसमान का। बड़े वकीलों ने हमारे सारे मुकदमे हारे हैं 100%। अच्छा। और ये एक बहुत अच्छी सलाह है जो शायद उनके समझ में आएगी या नहीं आएगी। लेकिन कोई भी हमारा बहुजन समाज का व्यक्ति जो होगा, वो अगर कोई भी कार्य करेगा जो समाज के हित में होगा, तो उसे सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो करना चाहिए अपने चारों तरफ, जैसे सिक्योरिटी गार्ड रखे थे ना, वो एक लीगल सुरक्षा कवच अपने चारों तरफ बनाना। वो सब ये हमारे बहुजन समाज के ख़ास तौर पे लोग इसमें थोड़ी लापरवाही करते हैं और उसका खमियाजा भुगतते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनको यही सलाह है कि एक तो जिस रास्ते पे आप जो काम कर रहे हो उतने दिन से, उसमें ये सब तो होना ही था, इसमें कोई हैरानी की भी बात नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए था। जो तैयारी शायद आपने की भी होगी, नहीं भी की तो अब करें, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। और अच्छे लोग आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे आपकी मदद करने के लिए। अंजना जी जिस तरीके से मुकदमा दर्ज कराई हैं उसको कैसे देखा जाए? बहुत सारे उसमें शिक्षक है, कम लगभग 9 से 10। एक न्यूज़ चैनल है 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, उस पर भी मुकदमा है, 2 करोड़ का मानहानि। इसको कैसे देखा जाए इस वक्त? कोई अच्छा वकील करेंगे तो मुकदमा तो एक्चुअली अंजना जी पे और आज तक पे होना चाहिए। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग उन्होंने शिक्षकों के लिए किया है। अब लेकिन ये हिम्मत और हौसला और ये अच्छी तरीके से लड़ाई वो लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर ये अपराध जो है अंजना ओम कश्यप जी ने किया है, और उसका जो जवाब दिया गया था वो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं था जो किसी भी प्रकार से जनहित के विरोध में हो या कानून की कोई भी उल्लंघन करता हो। अंजना जी ने किसी का नाम तो नहीं लिया था ना सर? देखिए, उससे मतलब नहीं होता ना, जो शिक्षकों ने नाम लेकर काउंटर किया। नाम लेने ना लेने से फ़र्क नहीं पड़ता। एक क्लास एक्शन भी होता है, यही है ना। मैं इसीलिए अच्छे वकील को करने की बहुत ज़रूरी है, उनको आवश्यकता है जो करनी पड़ेगी। जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है बात, और ये तो और भी ज़्यादा, मतलब अगर क्रिमिनल केस करें और सिविल केस करें तो पूरी अगर शिक्षक कम्युनिटी को बोला गया तो वो तो फिर मेरे ख्याल से 2000 करोड़ का मुकदमा होना चाहिए। मानहानि तो हज़ारों शिक्षकों की हुई है ना। फिर अगर 2-2 करोड़ का सभी का नुकसान माना जाए तो 2000 करोड़ का होगा। तो ये आज तक तो बिक ही जाएगा उससे। लेकिन बात यही है कि अच्छे वकील और ईमानदार वकीलों की आवश्यकता इनको होगी, जिसकी इनके पास मेरे ख्याल से कोई कमी तो नहीं होनी चाहिए। खान सर को क्यों कह रहे हैं आप, या फिर बाकी शिक्षकों की अंजना जी पे FIR दर्ज करना चाहिए, इसका क्या मतलब? अभी आपने ही बताया ना कि उन्होंने खान सर का नाम लेके तो नहीं बोला था ना, उन्होंने तो जनरली सबको बोला था। तो सबको ही करना चाहिए, उनकी बदनामी नहीं हुई क्या? क्या जो धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं, जो जिम्मेदारी 12 साल में और 12 साल से पहले भी, अभी ये जो कोचिंग सेंटर्स बन रहे हैं ये पिछले 12 साल में ज़्यादा बने हैं या नहीं बने? किसका फेलियर है जो ये कोचिंग सेंटर्स की आवश्यकता पड़ रही है? स्कूलों में, कॉलेजों में अगर पढ़ाई ठीक होती तो ये कोचिंग सेंटर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती? बताओ आप मुझे। पढ़ क्यों रही है? क्योंकि सरकार जो उनके अंदर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो ठीक से बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक से बच्चों को ट्रेन नहीं कर रहे हैं। तो एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि पिछले 12 साल में आरएसएस और बीजेपी के जो सरकार की पॉलिसी रही है
वो शिक्षा को नष्ट करना रही है। ये तो बच्चे हैं, भारत है कि तुम यहाँ से अगर हमें वो शिक्षा नहीं दोगे या हमें जो हमारा हक है नहीं मिलेगा तो हम कहीं और से प्राप्त कर लेंगे। तो ये कोचिंग सेंटर्स तो सारे एक्चुअली हमारे समाज का पैबंद हैं, जो शिक्षा की जो हमारी सिस्टम है उसका पैबंद है कि जो मेन शिक्षा का हमारा जो वो होना चाहिए था वो सफल नहीं है या वो फेलियर है, तो उसको मदद करने के लिए ये कोचिंग सेंटर्स हैं। क्या है, आप तो सोशल मीडिया देख रहे हैं, लगातार को मीडिया चला रहा है कि वो गायब हो गए हैं, फरार हैं घर से, डर से जो है दब चुके हैं, कैसे देखा जाए इसको? खान साहब का गुनाह तो यही है कि वो सच बोल रहे हैं और थोड़ा साफ गोई से सच बोल रहे हैं, ये उनका गुनाह है। जो उनकी लापरवाही है वो भी मैं आपको बता दूं, वो आरएसएस और बीजेपी के लोगों से बातचीत करते हैं, ये उनकी लापरवाही है जो उन्हें ज़्यादा नुकसान देगी आने वाले टाइम। आप तारीफ भी कर रहे हैं, सच तो आप भी बोल रहे थे, मुखर होकर आप भी बोल रहे थे। नहीं तो मेरा इलाज तो करने के लिए कोशिश हो चुकी ना, लेकिन मैं तैयार था, मैं तैयार हूँ। खान साहब तैयार नहीं, ये कह रहे हैं। खान साहब अभी मुझे लग नहीं रहा तैयार हैं। मेरे ऊपर तो कौन सा ऐसा हथियार है जो आरएसएस और बीजेपी ने नहीं चलाया। जान से मारने की कोशिश मुझे हो चुकी, रेड्स कितनी बार हो चुकी हैं, एफआईआर कितनी करा चुके हैं, और क्या करेंगे। अब तो किसी दिन वैसा ही इलाज होगा ना जो उनका जज लोया का हुआ। पर मैं कम से कम तैयार तो हूँ ना, जो भी हमला होता है उसके लिए मैं रेडी रहता हूँ पहले से। वो लोग तैयार नहीं है पहली बात, लेकिन मैं तो सच ही बोलूँगा। ये जो उनकी गलती है, अपराध ये है आरएसएस और बीजेपी की नज़र में, लेकिन जो अम्बेडकरवादी हैं और जो देश की जनता है उनके लिए उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो सच नहीं बोलेंगे तो शिक्षक नहीं है फिर वो। शिक्षक अगर जो शिक्षक होगा वो सच बोलेगा, और अगर वो डर के वजह से सच नहीं बोलेगा तो फिर भी वो शिक्षक नहीं है। तो ये उनकी जिम्मेदारी थी जो उन्होंने पूरी की। जो उनकी लापरवाही है, वो बीजेपी के टच में भी रहते हैं, ये उनकी लापरवाही है, ये उन्हें ज़्यादा नुकसान देगी। और दूसरी लापरवाही ये है कि उन्होंने अपने चारों तरफ लीगल सुरक्षा कवच। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं ना आपकी, वो आरएसएस और बीजेपी से खान सर मिले हुए हैं। बात करते हैं, आरोप नहीं है ये। वो बातचीत करके रखते हैं। ये आपको कहाँ से खबर है? मुझे पता है ना, उनकी जो पिछली गतिविधियां मैंने देखी हैं, उन्होंने पूरी तरीके से बातचीत की है इनसे। वो इनसे मतलब इन्हें भी वो बाकी लोगों की तरह मानते हैं, ये नहीं है। बाबा साहब ने मना किया था इनसे कोई कांटेक्ट रखने के लिए। हमारे अतीक अहमद साहब थे, उन्होंने भी बातचीत की थी, इसलिए कि शायद मैं बच जाऊंगा। अच्छा, इनसे तारतम्य बना के, ये नहीं मैं कह रहा कि वो उनके एजेंट हैं, बचने के लिए बीजेपी आरएसएस से बातचीत करके रखते हैं। मतलब कि इनसे अगर हम इन्हें थोड़ा बहुत गुड ह्यूमर में रखेंगे तो ये शायद हम पे हमला नहीं करेंगे, थोड़ा लिहाज करेंगे। उस सेंस में मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि खान सर कोई आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जैसे अरशद बंदी, महमूद बंदी वगैरह हैं। ये अपना जो इनका एक इतना बड़ा जो संस्थान चल रहा है उसको बचा के रखने लिए नीतीश कुमार जी से भी बात करते थे नहीं करते थे। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को जो नीतीश कुमार जी कौन है, वो भी आरएसएस और बीजेपी के साथ थे। तो ये इन्हें नुकसान करेगी। बातचीत करें लेकिन ये समझ के करें कि इससे उन्हें नुकसान हो रहा है, उनसे उनका हौसला खुलता है। मुझसे आरएसएस और बीजेपी वाले कभी मैं बातें नहीं करता, समझे आप। तो मुझे अगर वो मारने के लिए आएंगे तो ये सोच समझ के आएंगे कि ये व्यक्ति जो है हमारे कंट्रोल का नहीं है। अगर मैं उनसे बात करने लगूं तो उनका भी हौसला मुझ पर खुलता रहेगा। खान सर पे ये जोर दिया जा रहा है, मजहबी रुख दिया जा रहा है कि वो खान सर छोड़कर सब फैज़ल खान कर रहे हैं, अमन चोपड़ा, मनीष कश्यप, तमाम जितने भी मीडिया करें। इसको कैसे देखा जाए, इसका मतलब क्या निकाला जाए? अब खान तो हमारे देश में एक्चुअली जो लक़ब बन गया है, मुसलमानों को ही अफसर भी सब खान साहब, मुझे भी खान साहब करके बुलाते हैं, मैं तो खान नहीं हूँ। और खान एक टाइटल था जो जनरल्स के लिए दिया जाता था, वो फौजों में जो जनरल होते थे उनको खान टाइटल दिया जाता था। तो खान तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आज की समझ में जो लक़ब है, जो कॉमन लैंग्वेज में तो मुस्लिम्स के लिए ही बोला जाता था। तो फैसल बोलें या नहीं बोलें, खान सर तो वो पहले भी थे ना। बल्कि बहुत सारे लोगों को ये शक था कि वो शायद मुस्लिम नहीं है, पहले था शक। तो अब खान का नाम ही मुस्लिम है ना फिर तो, अभी आजकल के दौर में तो ये, मगर आरएसएस और बीजेपी जिस चीज़ को कर तो पता ही नहीं चलता था, और अब इस बात को जोर दिया जा रहा है कि भाई वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, बार बार जोर दिया जा रहा है फैसल खान। 1 मिनट के वीडियो में अमन चोपड़ा 17 बार उनका नाम लेता है, वो भी फैसल खान है, खान सर नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ना, अब खान सर और फैसल खान में कोई फ़र्क नहीं है। दूसरी बात ये, आरएसएस और बीजेपी के लोग की जो मानसिकता है ना, एक एकलव्य की कहानी है, आपको पता है। एक एकलव्य की जो कहानी का मैसेज है, जो अच्छा होता है ना उससे कम्पीट नहीं कर सकते, ये एक कॉन्सेप्ट है। तो उसको
इमोशनली ब्लैकमेल करके किसी भी तरीके से उसका अंगूठा काट लो, अंगूठा ले लो उससे, तो इसको वो इसका महिमा मंडन करते हैं, ये मानसिकता है। तो जहाँ भी जो एक्सीलेंस होगी ना, उसकी डायरेक्ट विरोधी आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता होती है। किसी भी फील्ड में आप उठा के देख लो, किसी भी फील्ड में। अब प्रॉब्लम ये है कि एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, महिलाएं, ये इनके अंदर बाकी लोगों से ज़्यादा टैलेंट होता है, वो तो इन्हें दबा के रखा जाता है, इसलिए वो टैलेंट दिखा नहीं पाते। लेकिन जो थोड़ा सा भी सब मुश्किल परेशानियों को झेल के ऊपर जाता है, वो फिर सीधा टॉप पे जाता है, क्योंकि टैलेंट तो इतना ज़्यादा होता है ना, अब वो उसमें रेजिलियंस भी होती है, तो वो सीधा निकल के सबसे ऊपर जाता है। ये तो बीमारी है खान साहब की भी, टैलेंट उनमें ज़्यादा ही है, तो वो तो उन्हें ऊपर जाना ही था। अब इस व्यक्ति का, जैसे जो एकलव्य का मुकाबला तो कोई कर नहीं सकता, तो इसको कैसे ख़त्म करें? अंगूठा लेना पड़ेगा ना। तो ये वो छल कपट से, बेईमानी से ही ले सकते हो आप, या इमोशनली ब्लैकमेल करके ले सकते हो।